नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर के चुनाव तो ऑलमोस्ट शायद 19 या 20 तारीख को, यानी कि अभी क्या कहते हैं कि अगले 5 दिन में, 6 दिन में डिक्लेयर हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 हफ्ता। 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा भी समाप्त होने के चांसेस हैं और उसके तुरंत बाद वहाँ का दौरा जो चुनाव आयुक्त का था, वो भी हो चुका है, तो 5 चरणों में चुनाव होंगे उनके, ये तय हो गया है। अब शायद इस बात की तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो दौरे हैं वो भी साथ में हो रहे हैं चुनाव आयोग के। तो अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव भी कश्मीर के चुनाव के साथ करवा दिए जाएं और थोड़ा-सा उसको 1 महीना पहले ले आया जाए। 1 महीने का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, 30 डेज़ का। तो 30 डेज़ के फ़र्क को चुनाव आयोग आराम से मिटा सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जल्दी हो जाएं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण नंबर 1, हर गुजरते दिन के साथ हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थितियां हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में बिगड़ती चली जा रही हैं। क्यों बिगड़ रही हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्दी 1 महीना चुनाव करवा के, अक्टूबर की बजाय सितंबर में चुनाव करवा के, जो डैमेजेस हैं, जो हमें नुकसान होने जा रहे हैं और ज्यादा, उस नुकसान को थोड़ा-सा कम कर दिया जाए। यानी कि अगर 80 का नुकसान होता है, तो उसको 70 या 75 कर दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। तीसरा ये है कि इसकी वजह से जो अंदर सिर फुटअवल चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और आपने देखा होगा कि अखबारों के फ्रंट पेज पे फडणवीस के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सावन के खत्म होने पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए हैं और वहां से लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। भैया जी, फुल पेज का एड फडणवीस का, और उसमें ना नितिन गडकरी है, ना मोदी है, ना शाह है, बीजेपी भी नहीं लिखा है, सरकार की ओर से भी नहीं है। तो भैया ऐड है किसका? ऐड तो बीजेपी का ही है। तो फडणवीस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फडणवीस को शायद बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन फिर वो ब्राह्मण चेहरा होगा। ये बात तो करते हैं ओबीसी की कि हम ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि क्या फिर से एक ब्राह्मण चेहरा आरएसएस की तरह यहां भी सामने आ जाएगा? अब भारतीय जनता पार्टी इस पेशोपेश में है क्योंकि वो अपने लिए एक अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है। पहले विनोद तावड़े जो महाराष्ट्रियंस हैं, उनकी बात चल रही थी, तो उनकी बात भी अब खत्म हो चुकी है। एक बात तो तय हो चुकी है कि हरियाणा का चुनाव पूरा का पूरा विनेश फोगट के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आप इसको लिख के रख लीजिए। और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है वो मराठी अस्मिता के नाम पर लड़ा जाएगा। मैं अभी भी कह दूं आपको, मराठी अस्मिता के नाम पर लड़ा जाएगा। और जो लोकसभा के अंदर जो चुनाव हुआ था वो दरअसल गद्दी और गद्दारी के नाम पे हुआ था। तो वहां पर सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि गद्दारों को सजा मिले, गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। और अजीत पवार के द्वारा कल इस बात को स्वीकार किए जाना कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्या गलती थी? कि मैंने अपनी पत्नी को अपने बहन के सामने खड़ा कर दिया। ये जो चीज निकल के आई है, ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये अद्भुत है, लेकिन शायद ये इस बात का बहुत लेट उनको एहसास हो रहा है कि भाई मैंने किया क्या? अल्टीमेटली मुझे जरूरत क्या पड़ी थी कि मैंने बीजेपी के कहने पर अपनी पत्नी को, अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा कर दिया और अल्टीमेटली उसमें मेरी ही इंसल्ट हुई। और एक बड़े मार्जिन के द्वारा वहां पर अगर देखा जाए तो फिर क्या कहते हैं कि बहुत कुछ हो गया। यानी कि जो उनकी सुनेत्रा पवार थी, वो वहां पर चुनाव हार गई और बेइज्जती अलग से हुई। और इस बेइज्जती की वजह से अब हाल ये हो रहा है कि उनको 1 सीट टोटल मिली है और वो चाहते हैं कि भाई अल्टीमेटली हम करें तो करें क्या? हमारी तो जो अजित पवार की जो एनसीपी है, अब उसका सारा का सारा मसला जो है बैक सीट पे चला गया है। तो शरद पवार को लोगों ने मान लिया कि भाई ये ही असली एनसीपी थी और इसी को अब वो करीब-करीब 80 सीटें
80 सीटें मांग रहे हैं भाई इस समय। तो अब अजीत पवार का ये कहना है कि वे राजनीति को घर परिवार से बाहर रखिए, कि राजनीति को अपने घर और परिवार से बाहर रखना चाहिए था और जो मैंने कदम उठाया था, वो बहुत गलत कदम हो गया। शायद ये सारा का सारा प्रहार जो है मोदी, शाह और फडणवीस के ऊपर है कि भई अल्टीमेटली आप हमारे परिवारों को क्यों आपस में लड़वा रहे हो? अब वहां पर क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में वो जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो अब आपके सामने आएगी और 80 सीटें ऑलरेडी उन्होंने मांग ली हैं। शिंदे चाहते हैं यानी कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भाई अजीत पवार को बाहर कर दिया जाए इस युति में से जो महायुति है उनकी और जिसके द्वारा कि सिर्फ शिंदे और बीजेपी आप सभी के सभी जो है इस ढंग से क्या कहते हैं कि हम आपस में लड़ दें। उसके बाद में अजीत पवार ने एक और बात कही कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए कि मैंने जो गलती की अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ उतारकर, हालांकि ये संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया था लेकिन ये गलत निर्णय था। लेकिन अब तो क्या होता है कि सारी की सारी जो बात ना हाथ से निकल कर जा चुकी है। उनका ये भी कहना है कि हम लाडली बहन जो योजना लेके आए हैं, वो उसके द्वारा लोगों को और अपनी बहनों को हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर इस समय जो फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, ये एक फिसलन भरी ज़मीन पर हैं और उनका दिन प्रतिदिन हर गुज़रते दिन के साथ क्या कहते हैं कि उनका होल्ड समाप्त होता चला जा रहा है। एक और बात है कि राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वो करीब-करीब 288 में से करीब 250 सीटों पर आएँगे, तो वो भी इनके वोट काट के लेके जाएँगे। लेकिन एक प्रपंच या पाखंड जो फैलाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं मिला, वो दिल्ली आए, कांग्रेस से मिले, बाकी लोगों से मिले, खाली हाथ वापस गए। तो इस किस्म की बातें बहुत हो रही हैं, खास तौर से इंडिया गठबंधन में। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, बहुत मजबूत है और यही दरअसल मोदी-शाह की परेशानी का कारण है। मोदी-शाह और फडणवीस इसलिए परेशान है कि ये इंडिया गठबंधन टूटता क्यों नहीं है? इनके अंदर दरार क्यों नहीं आती? ये सारे एक साथ क्यों हैं? इनका एक साथ होना ही दरअसल देखा जाए तो मोदी शाह की आंखों की नींद को उड़ाए हुए है। अब कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जब ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो अब हालात इस किस्म के हैं कि वो महाराष्ट्र के अंदर 288 में से लगभग 200 सीट के ऊपर बढ़त प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर का जो चौथा ग्रुप है वो ये सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं, अल्टीमेटली मैं कहां जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो गया तो मैं 5 10 15 20 सीटों के ऊपर डैमेज कर दूंगा, लेकिन डैमेज करने से मुझे क्या मिलेगा? अभी देखो लोकसभा के चुनाव में तो करीब 4 सीटों पर उन्होंने डैमेज किया इंडिया गठबंधन को। उनको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। बल्कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो इंडिया गठबंधन के गद्दार हैं, एक तरह से देखा जाए तो। तो हो सकता है उन्हें बीजेपी पैसे देती है और पैसा देके उसके बाद चुनाव में अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करवा देती है, जो लोगों के वोट काटती है और उनको हरवा देती है। अब प्रकाश अंबेडकर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे कैंडिडेट हार रहे हैं और उनको गद्दार की संख्या दी जा रही है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब हो सकता है। अब उनकी अपनी अस्मिता कुछ बची नहीं है। उनकी एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है कि वो बाबा साहब के बेटे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के। लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब अंबेडकर का नाम ऊंचा रखने में कुछ भी दरअसल देखा कोई काम नहीं किया है। इसलिए लोग उनको एक साइड फोर्स के रूप में देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी फेल हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। उनको भी एक बी टीम या एक तरह से इंडिया गठबंधन के गद्दार के रूप में देखा जाता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो महाराष्ट्र एक किस्म से इनके हाथ से निकल चुका है और 2/3 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन की ओर। अब रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा का पूरा चुनाव जो है 1 महीने तक ये उबलता रहेगा विनेश फोगाट के ऊपर। और क्या पता विनेश फोगाट जैसी पहलवान और 1 महीने के अंदर आपको हरियाणा के अंदर एक बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इंडिया गठबंधन की ओर से मिले, क्या पता? क्योंकि विनेश फोगाट की जो इज्जत की बात हो रही है, पूरे हरियाणा के मान-सम्मान की बात हो रही है, तो ये पूरा का पूरा चुनाव विनेश फोगाट पे आएगा कि कैसे मोदी सरकार ने विनेश फोगाट का पूरा करियर बर्बाद कर दिया और कैसे सब लोगों ने मिलकर, जिसमें कि आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, बृजभूषण शरण सिंह है, इनके जो मैनेजर वहां पे भेजे गए थे, इवन जो पीटी उषा जिसको भेजा गया था, वो भी मोदी की चमची बन गई पूरी की पूरी। इन सब ने मिलकर देखा जाए तो विनेश फोगाट को बर्बाद किया और इवन नीता अंबानी तक का नाम उसके अंदर आ गया बीच में। अब हालांकि मुझे नहीं पता नीता अंबानी शामिल है या नहीं है, लेकिन उसका नाम भी उन सो कॉल्ड गुनहगारों की लिस्ट में आ गया जहां पर वो विनेश फोगाट को दरअसल बाहर भेज देना चाहती थी। लेकिन पॉलिटिकली ये मुद्दा बहुत अब गर्म हो गया है।
विनेश फोगाट का मुद्दा छाया रहेगा। उनको सिल्वर मेडल मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन एक बात हो गई है कि वो वहाँ पर नहीं होगा। एक साथ में महत्वपूर्ण बात है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस जो है 2 तिहाई बहुमत की ओर जा रही है। हालाँकि मैं अपनी ओर से अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर और थोड़े दिनों के अंदर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो हो सकता है हरियाणा के अंदर भी एक गठबंधन कांग्रेस के अंदर और क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कुछ सीटों का कि उनको 10 सीटें मिल जाए 90 में से और 80 सीटें जो है कांग्रेस लड़ ले, ऐसा हो सकता है। एक संभावना बन रही है। मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि एटलीस्ट उनके आपस में वोट नहीं कटेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, वो किस रूप में बात करते हैं। क्या सोचते हैं और कौन-सी सीटें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और 1 हफ्ते, 10 दिन तक, 15 दिन तक केजरीवाल भी बाहर आ जाएँगे और हरियाणा के चुनाव के अंदर कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने पंजाब को आज़मा के देख लिया। पंजाब में सोचते थे कि आम आदमी पार्टी बहुत ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों पे सिमट के रह गई लोकसभा के अंदर 13 सीटों में से और कांग्रेस पार्टी 7-8 सीटें लाने में कामयाब हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है वहाँ पर, बहुत ही बड़ी बात हुई है यहाँ पर। हमें समझने की ज़रूरत है कि पंजाब में कांग्रेस की जो फुटप्रिंट है वो वापस आया है और इस बात को दरअसल समझने की कोशिश आम आम आदमी पार्टी करेगी कि उसका फुटप्रिंट हरियाणा में इतना कमज़ोर नहीं है, डैमेज कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि 7-8 90 में से 8-10 सीटें लेके कांग्रेस को मजबूत करे और फिर उसको गठबंधन का हिस्सा बने। जैसे कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में उन्होंने किया, आपस में मिलके किया, तो उससे उनको फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर एक साथ रहने में उनको फ़ायदा है। पर एक बात पक्की है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है, बड़ी मेजॉरिटी से आ रही है और साथ में महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ी मेजॉरिटी की ओर से आ रही है। इसी वजह से मोदी शाह के हाथ-पैर काँप रहे हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं के अंदर, इन्हीं परिणामों के अंदर एक बहुत बड़ा सबक आपको देखने को मिलेगा, खास तौर से नीतीश और नायडू को, जो नीतीश तो इंडिया गठबंधन के गद्दार हैं ही हैं, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, सभी लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ, राजनैतिक रूप से बाकी लोग कहते हैं, तो हाँ, उनको भी हम कोट करते हैं कि जो कहते हैं कि ये गद्दार हैं। और उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के अंदर इन्हें गद्दार कहते हैं, शिंदे को और अजीत पवार को ये तो देखा जाए तो इनके गद्दार हैं। तो ये गद्दी वर्सेस गद्दारी फिर से वापस आ रहा है। तो जनता को फैसला करना है कि क्या वो गद्दारों को वोट देंगे या फिर वो लोग उनको वोट देंगे जो कि वफादार थे। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो हार होगी और जो कश्मीर के अंदर जो हार होगी, झारखंड अभी दूर है, वो दिसंबर में है, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी काफ़ी टाइम है उसके लिए। लेकिन इन 3 राज्यों के अंदर तो एक बात तो पक्की है कि सत्ता बीजेपी के हाथ से सरक चुकी है। कश्मीर में भी जा चुकी है, हरियाणा में भी जा चुकी है, महाराष्ट्र में जा चुकी है। यहाँ से इनके पैर काँपने शुरू हो रहे हैं कि धीरे-धीरे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा और फाइनेंशियल कैपिटल जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र और साथ में दूसरा एक भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हरियाणा भी अब उनके हाथ से निकल के जा रहा है और उस ढंग से क्या है कि एक एक ऐसी एक युति बन जाएगी जहां पे आप उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों में यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन चारों में आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट देखोगे, चारों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट और चंडीगढ़ के अंदर भी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और कश्मीर जो आएगा वो भी उसमें जुड़ेगा। तो भारत का एक नॉर्थ इंडिया के अंदर भी एक बड़ा हिस्सा है, जो उस समय बीजेपी से छिटक चुका है। तो बीजेपी का जो इरोजन है, वो आपको लार्ज स्केल पे आने वाले दिनों में नज़र आएगा और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 2 तिहाई बहुमत की सरकारें ऑलमोस्ट आपके सामने खड़ी हैं और ये होने जा रहा है। ये जितनी मर्ज़ी फूट डालने की कोशिश करें, ये फूट नहीं पड़ेगी। इसलिए मोदी शाह के हाथ-पैर काँप रहे हैं। धन्यवाद आप सबका।